काज कहें, अगर वो आज विकास पुरुष रहे हैं, वो देश की जो बुनियादी जो विकास है उन्होंने किया है। जो अपने ताकत की बदौलत दिल्ली के सल्तनत पर बैठा, उन्हीं की याद में यह मकबरा का निर्माण किया गया है। यह अफगान वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है जो विश्व धरोहर में शामिल होने की दौड़ में शामिल है। शेर शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में अनेक खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया। एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, मंदिरें, मस्जिदें, सराय, सड़कें और तालाब शेर शाह ने बनवाए। लेकिन बिहार के सासाराम में शेर शाह ने खुद के लिए जो मकबरा तैयार करवाया था, वो वास्तुशिल्प के लिहाज से सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। हम देखते हैं कि एक जो शासक है अपने जीते जी अपना भवन बनवाना शुरू करता है और मरने के बाद उसकी अस्थियां ला करके सुपुर्दे खाक की जाती हैं। लेकिन उसमें जो कहा जाता है कि जब मकबरे का जो तालाब की खुदाई चल रही थी, शेर शाह स्वयं उसका निरीक्षण करता था और यही नहीं, फावड़ा लेकर के अपने भी खुदाई करने का प्रयास करता था। हालांकि उसके जो मातहत लोग होते थे मना करते थे, लेकिन वो मानता नहीं था। कहता था हमें ऐसा भवन बनाना है जिसकी छाप बहुत दिनों तक रहे। बिहार और देश के खूबसूरत इमारतों में शुमार ये मकबरा सादगी और लालित्य का मिला जुला रूप है। बिहार की नदियों में वक्त के साथ न जाने कितना पानी बह गया, सदियां बीत गई। हिंदुस्तान की तारीख में एक से बढ़कर एक मोड़ आए, लेकिन इतने सालों के बाद भी इस सासाराम के शेरशाह सूरी के मकबरे की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इमारत आज भी हिंदुस्तान में भारतीय अफगान वास्तुशिल्प के भव्य नमूनों में से एक है। जो पठान वास्तुकला की मुख्य विशेषता है कि उसके चारों ओर बरामदे होते हैं। तो 10 फीट चौड़ा बरामदा है, उसके 8 कोनों पर बरामदे हैं चारों तरफ से घिर करके, और प्रत्येक पहल में 3-3 दरवाजे बनते हैं और दरवाजों के ऊपर भी प्रत्येक पहल के अंदर भीतर से छोटी छोटी छतरियां बनती हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से मुख्य जो मकबरा है उसके चारों तरफ बरामदा है। और देखिए 135 फीट वर्गाकार वो व्यास का, 135 फीट व्यास का ये पूरा मकबरा है। तो लगभग 22 फीट ऊंचा बरामदा है। बरामदे के अंदर जब जाते हैं 16 फीट मोटी दीवारें हैं। भीतर में जाइएगा तो जो शेर शाह का मजार है वो ठीक बीच में है और उसके पैर के पास यानी दक्षिण की तरफ 2 कतारों में उसके जो अधिकारी थे, उसके परिवार के जो लोग थे, उनके मजार बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 24 कब्रें हैं उस मकबरे में, और उसने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को, अपने अधिकारियों को उसमें स्थान दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका डिजाइन अलाईवाल खान ने तैयार कराया था। शेरशाह वीर तो था ही, कला प्रेमी भी था। इसकी गवाह है मकबरे की बड़ी बड़ी खिड़कियां और नक्काशीदार जालियां जो अलग अलग आकार में तैयार की गई हैं। मकबरे में शेरशाह की कब्र के अलावा 24 और कब्रें हैं जो उनके मित्रों और अधिकारियों की हैं। सभी पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। अमरजीत, जी मीडिया, सासाराम। सासाराम में स्थित शेरशाह की मकबरे को देखने के लिए साल भर पर्यटक आते हैं। ये इमारत वास्तुशिल्प के लिहाज से देश की खूबसूरत इमारतों में से एक है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये धरोहर है सासाराम और बिहार की, जिसे देखकर गौरवशाली अतीत की याद आती है। ईंटों से बनी ये शानदार इमारत है जिसमें पत्थरों से भी कारीगरी की गई है। इसके दीदार से हमारा परिचय शेरशाह सूरी के जमाने से होता है। इमारत का निर्माण इस कदर कराया गया था कि तालाब में मकबरे की छाया पड़े। मकबरे का गोलाकार स्तूप पिछले 500 सालों से प्रकृति की मार झेलते हुए भी सिर उठाकर खड़ा है। झील के बीचों बीच
250 फुट चौड़े और 150 फुट ऊंचे इस मकबरे तक जाने के लिए पुल भी बनाया गया था। तुगलक कालीन जो मकबरे बने हैं उनमें धार्मिक सादगी देखी जाती है, और जो शाहजहां ने जो मकबरे बनवाए या जो भवन बनवाए उनमें स्त्री सुलभ जो कामनीयता है, उसके बीच की कड़ी है यह शेरशाह का मकबरा। सैयद लोदी काल में जो इमारतें बनी हैं, जिसको कि पठान वास्तुकला कहा जाता है, जहां से उत्थान होता है पठान वास्तुकला का, उसका उदात्त रूप आपको देखने को मिलता है शेरशाह के रौजे में। मकबरे की बनावट की बात करें तो 9.15 मीटर ऊंचा चबूतरा दीवारों से घिरा है, जिसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय गुंबदनुमा मंडप बनाया गया था। चबूतरे के ठीक बीचों बीच मुख्य कब्र अष्टभुजाकार कम ऊंचाई के एक चबूतरे पर बना है। इस भवन में एक 8 कोणों का कमरा भी है, जिसके चारों ओर एक चौड़ा बरामदा है। ASI के मुताबिक अष्टकोण की प्रत्येक भुजा करीब 17 मीटर की है। मुख्य गुंबद के चारों ओर अष्टभुज के किनारों पर 8 स्तंभ वाले गुंबज लगे हैं। शेरशाह का जन्म नारनौल में हुआ। उसके जो पूर्वज थे रोह अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन जब 1498 ईस्वी में उसके पिता हसन खां सूर को सहसराम की जब रियासत मिली, यहाँ की जागीरदारी मिली, और जब उसका परिवार यहाँ आया, तो उसके बाद सहसराम की गलियों में कहिए कि उसका जीवन बीता। उसने महसूस किया कि सहसराम ये हमारा है। चबूतरे के ऊपर इस मकबरे की कुल ऊंचाई 37.57 मीटर है। गुंबद का भीतरी भाग हवादार है और दीवारों के ऊपरी भाग पर बनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से रोशनी मिलती है। इमारत की बनावट में हवा, पानी और रोशनी का खास ख्याल रखा गया। ये एक अच्छे शासक और हर धर्मों के लिए एक समानता बरतते थे, जिस तरह से अकबर ने भी एक समान सबको देखा है, और ये विश्व के धरोहर में आया है। ये हम लोग को बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे बिहार में सासाराम में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी एक ऐसा है कि लोग आकर्षित होकर के इसको देखने के लिए आते हैं। शेरशाह का मकबरा है, ये अपने जीवन काल में हमने पढ़ते हैं बुक में कि बनवाना शुरू कर दिया था। फिर कुछ वक्त बनवाते बनवाते आधा पूरा ही हुआ था, तो फिर उनको जैसे कि उनकी देहांत हो गई, तो फिर उनका पूरा काम ये मकबरा बनाने का उनका लड़का ने किया, और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुंबज है, और यहाँ बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं। इमारत की मजबूती की अगर बात करें तो सालों बीतने के बाद भी ये इमारत सलामत है। मकबरे के पश्चिमी दीवार पर मेहराब के ऊपर छोटे मेहराब नुमा आलों पर 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं। माना यह जाता है कि ये पंक्तियां शेरशाह की मौत के 3 महीने के बाद सलीम शाह ने लिखवाई थी। शेरशाह के मकबरे की खूबसूरती आज भी कई लोगों को आकर्षित करती है, और यहाँ साल भर पर्यटक इस इमारत का दीदार करने पहुंचते हैं। शेरशाह के मकबरे में आप देखिएगा कि 2-3 चीजें हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को आज भी वो नमूना है, सांप्रदायिक सौहार्द का नमूना है। वो है कि पहले जितने भी उसके दरवाजे हैं उनके ऊपर आप देखिएगा कि हाथियों के सूंड बने हुए हैं। तो एक तो हाथी जो है चूंकि भारतीय संस्कृति का एक अंग है, तो हाथियों के सूंड, और दूसरी ओर देखेंगे कि दरवाजों के दोनों तरफ, एक तरफ जहां अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कमल के फूल बने हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द की जो ये मिसाल है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ ये मकबरा सरकारी उपेक्षा का भी शिकार हो रहा है, और लापरवाही की वजह से झील का पानी गंदा हो चुका है। इससे न केवल मकबरे को बल्कि सासाराम शहर को भी नुकसान हो रहा है। जो मकबरे के तालाब में इनलेट और आउटलेट जो नहरें थीं आज लगभग बंद हो गई हैं,
इसके चलते तालाब का जो पानी है वो सड़ रहा है। दूसरी चीज कि 1965-66 तक तालाब ही पूरे शहर सासाराम शहर के लिए एकमात्र जल स्रोत था, जहां से कि दाल का सीजन उससे होता था, चाय बनती थी, यानी मीठा पानी का एक स्रोत था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सासाराम शहर का जो पानी है इसी तालाब में गिरने लगा और 1966 के बाद उसकी कभी जो है खुदाई नहीं हो पाई और इसके चलते उसका तल भी उथला हो चुका है। आज उसमें मल जाते जाते भर चुका है और सहसराम शहर से जो पानी उसमें गिरता है इसके चलते गंदगी काफी उसमें बढ़ गई है। पानी आज हरा हो चुका है, पानी से बदबू आ रही है। आप जाइएगा तो नाक पर रुमाल डाल करके ही जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी दुर्दशा है और कुछ लोगों ने जो इस पर एक रिसर्च किया था कि उस गंदगी के चलते जो पत्थर हैं वे टूट रहे हैं, गल रहे हैं, तो इस विरासत पर आज खतरा मंडराने लगा है। यहाँ जुटने वाले सैलानी इस मकबरे की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ आकर एक महान बादशाह को समझा जा सकता है। हिंदुस्तान में शासन करने के लिए जो नियम शेरशाह सूरी ने बनाए थे उसकी एक झलक यहाँ भी देखने को मिलती है। मकबरे की खूबसूरती सबको अपनी तरफ खींचती है। अमरजीत, जी मीडिया, सासाराम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन शेरशाह की गौरवशाली विरासत का सफर जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और विरासत में अब हम आपको उस बहादुर बादशाह की दास्तान सुनाते हैं जिसकी भव्य कब्र आज भी सासाराम और बिहार की धरोहर है। एक ऐसा नायक जिसने अपनी बहादुरी के बूते हिंदुस्तान की तारीख ही बदल दी। 5 साल के छोटे से शासनकाल में ही शेरशाह ने ऐसी छाप छोड़ दी जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमिट है। शेरशाह सूरी का नाम आज भी भारत के राष्ट्रीय नायकों में शुमार किया जाता है। इस शहंशाह की बहादुरी के किस्से सदियों के बाद भी बड़े शान से सुने और सुनाए जाते हैं। हौसला, जुझारूपन, संघर्ष और सफलता, ये मूल मंत्र था शेरशाह सूरी की कामयाबी का। इंसाफ और धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए इस बहादुर बादशाह ने सियासत में धर्म के किसी भी तरह के दखल को खारिज कर दिया। हिंदुस्तान का ये शहंशाह एक महान प्रतिभाशाली, रचनात्मक बुद्धि वाला शासक ही नहीं, एक कुशल सेनापति भी था। राजस्व प्रबंध, सैनिक व्यवस्था, संगठन, उदार धार्मिक नीति, नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ वो प्रशासकीय क्षमता में भी अपने समकालीन नायकों से कहीं आगे था। अगर हम आज जाने कि शेरशाह की सासाराम क्यों जाना जाता है तो हर व्यक्ति कहेगा कि सासाराम हो चाहे शेरशाह यहाँ मकबरा है। सासाराम को अगर जानना हो तो शेरशाह को जानना जरूरी होगा। और सासाराम की पहचान ही शेरशाह से है। शेरशाह सूरी ने सासाराम जैसी छोटी सी जगह से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। शेरशाह के पिता हसन शाह बिहार के सासाराम में छोटी सी जागीर के जागीरदार थे। उनकी मां अफगानी थी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद का बचपन सासाराम में बीता और औपचारिक शिक्षा जौनपुर में हुई। यहाँ आकर फरीद ने इस्लामी धर्म ग्रंथों का अरबी फारसी में अध्ययन किया। अपनी काबिलियत के दम पर जल्दी ही फरीद इतना मशहूर हो गया कि उनके पिता हसन खान ने उसे अपनी 2 जागीरों का प्रबंध सौंप दिया। युवावस्था में अकेले एक शेर को मारकर फरीद खान ने शेर शाह का नाम हासिल किया। अशोक द्वारा बनवाई हुई सड़क थी, उसको उसने पुनर्जीवित किया, जो कि शेरशाह सूरी पथ कहा जाता है, जो लाहौर से लेकर के और चटगांव तक जो सड़क थी।
उसके दोनों तरफ वृक्षों को उसने लगवाया ताकि यात्रियों को सुविधा हो। जगह जगह पर जहां जरूरत पड़ी वहां पुल भी बनवाए। शेर शाह की बहादुरी, बुद्धिमानी, पैनी राजनीतिक परख और कुशल सैन्य संचालन का लोहा आज तक माना जाता है। बिहार की एक छोटी सी जागीर से अपना शासन शुरू कर शेर शाह ने अपनी बहादुरी से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटी सी जागीर चलाने वाला अपनी बहादुरी से दिल्ली के शहंशाह को शिकस्त दे देगा। इतिहास में दर्ज तारीख के मुताबिक 26 जून 1539 को दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं और सासाराम के जागीरदार के बेटे शेरशाह की सेनाओं के बीच मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा में जबरदस्त संघर्ष हुआ। जंग में हुमायूं की हार और शेरशाह को फतह मिली। इस संघर्ष में मुगल सेना तबाह हो गई। हुमायूं ने किसी तरीके से गंगा पार कर अपनी जान बचाई। मुगल बादशाह हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। महज 5 साल की छोटी अवधि में शेरशाह ने प्रशासनिक क्षमता की ऐसी नजीर पेश कर दी कि बाद में आने वाले मुगल शासकों और अंग्रेज भी शेरशाह की बनाई लकीर पर चलते रहे। शेरशाह ने अपने शासनकाल में बंगाल की समस्या सुलझाई, मालवा, रणथंभौर, रायसेन, मुल्तान, मेवाड़ और कलिंजर को जीता। 13 मई 1545 को कलिंजर के किले में एक दुर्घटना में शेरशाह की मौत हो गई। अगर यह हादसा न हुआ होता तो हिंदुस्तान की तारीख कुछ और हो सकती थी। मुगलिया सल्तनत का जो सुनहरा अतीत हम पढ़ते हैं वो कुछ और होता। 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हुई थी तो अस्थायी रूप से वहीं दफन कर दिया गया था। लेकिन शेरशाह को महज 5 साल का वक्त मिला। शेरशाह ने एक स्वतंत्र राजवंश सूर अफगान की स्थापना की। शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य में कानून का राज कायम किया, विकास के बड़े बड़े काम किए, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। कोलकाता को पेशावर से जोड़ने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड का दोबारा निर्माण भी शेरशाह ने ही कराया। शेरशाह ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क बनवाई जो सड़क मार्ग से गुजरात के बंदरगाह तक जाती थी। शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक भी सड़क का निर्माण करवाया। तो ये विरासत थी उस महान बादशाह की जिसने अपने छोटे से शासनकाल में अपनी छाप छोड़ दी। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।